नमस्कार, जागो जमुई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी हस्तियां लेकर मैं आपके सामने रूबरू होती हूं। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर अनिल मासूम जी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका भी धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक जो है वो भी जानना चाहेंगे, 5 साल हो गए आपको कॉर्पोरेटर बने हुए वार्ड नंबर 10 के। आज तक कितने काम करवाए आपने? पिछले 5 सालों में मैंने बहुत से काम करवाए और काम जो है वो डेवलपमेंट के काम जो है वो निरंतर ऐसा प्रोसेस है कि वो तो चलते रहेंगे, गलियां भी बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरा वार्ड जो है उसमें बड़ा पोटेंशियल है काम करने का, और जिसमें और इन द कोर ऑफ हार्ट ऑफ द सिटी है, जिसमें बहुत सी सवा सोसाइटियाँ हैं, परेड ग्राउंड है, हाई सेकेंडरी स्कूल है 3-4, सेंट्रल बेसिक हाई सेकेंडरी स्कूल, गंभीर हाई सेकेंडरी स्कूल, कच्ची चोनी स्कूल, फिर पहाड़िया मल्ला में एक स्कूल है शालामार, वो है, पार्क है, 3-4 बड़े बड़े पार्क हैं, मंदिर हैं, सब जगह हमने कुछ ना कुछ करवाया है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को मौका मिला और हमने सेवा करने के लिए पूरी तरह तत्पर थे और अपनी तरफ से पूरा कोशिश की कि डिलीवर कर सके। सर, बात करें अगर किसी एरिया की, अगर आप किसी एरिया का काम लेते हैं तो उधर कितना बजट लगता है और ये फंड जो है वो कहाँ से आते हैं? फंड्स हमारा एक तो जेएमसी का अपना फंड्स है, जो हमारी अपनी ग्रांट, अपना तो इतना सोर्स है नहीं है, लेकिन जो ग्रांट हमें मिलती है 124 करोड़ हमारी ग्रांट है, और जिसमें से भी 96 करोड़ जो है वो सैलरी में चला जाता है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में चलता है, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारा जितना भी मैकेनिकल का है उसमें चल रहा है। लेकिन इसमें हमें सिटी ग्रांट का पैसा आता है, कैपेक्स बजट में पैसा आता है, पिछले दिनों 40 फाइनेंस कमीशन में पैसा आया था, सेंटर से कुछ ना कुछ पैसा आता है, स्वच्छ भारत में पैसा आता है। ये तो अपना अपना टैलेंट है कि आप कहाँ से कितना पैसा निकलवा सकते हो। तो हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है हमने लगवाने की कोशिश की, और बड़ा खुशनसीब हूँ कि अगर कोई कहेगा कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। हमने भी 4-5 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर वार्ड में करवाए हैं, और इतना तो शायद कभी एमएलए भी नहीं करवा सके, क्योंकि उन्हें बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी पड़ती है। अगर वार्ड के लिहाज से देखा जाए तो आज तक जितना फंड्स लगा, जितना पैसा लगा, शायद ही कभी हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये कॉर्पोरेशन में कभी एक वार्ड में इतना पैसा लगा हो, ये कभी नहीं हुआ। सर, बात करें अगर स्वच्छ भारत अभियान, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी अच्छी योजनाएं जो है वो चलाई हैं, तो अगर स्वच्छ भारत की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है स्वच्छ जम्मू। आप देखिए, जम्मू में काफी जगहों पे जो मैंने देखा है सुबह सफाई हो तो रही होती है, मगर बड़ी जगह जो है वहां पे गंदगी है। गलियों की बात करें, वहां पर ये कूड़े के ढेर लगाते हैं, तो किसकी नाकामी है? और अगर आप जगह जगह पे सफाई भी करवा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं, तो क्या आप उनको फाइन नहीं करते कि अगर आप कूड़ा फेंक रहे हैं तो स्वच्छ भारत किस तरह से बनेगा? नहीं, देखिए, स्वच्छ भारत की बात आपने सही कही, और हम अपनी तरफ से पूरी तरह हमने प्रयास भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं तो लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए, और जो लोगों से, अगर लोग हमसे अपेक्षा करते हैं तो हम भी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो भी हमारा साथ दें, लेकिन इतना वो नहीं कर पाए। हम कहीं ना कहीं हम उसमें चूक गए, शायद हम लोगों को इतना अवेयर नहीं कर सके, या पता नहीं क्या कारण है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जब 2018 में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ तो पहले तो डिपार्टमेंट ही करवाता था, लेकिन हमारे आने के बाद इस वक्त अगर 75 वार्ड हैं तो कम से कम 150 से ज़्यादा हमने ऑटो जो सफाई कचरा उठाने के लिए रखे हैं। और अगर 150 ऑटो, 150 ऑटो ज़्यादा अगर हमने लगाया तो वो कहीं ना कहीं काम तो कर रहा है, और वो काम कर भी रहा है। और कुछ वार्ड जो, जैसे मेरा ओल्ड सिटी में है, हमें थोड़ी दिक्कत आती है कि हम डोर टू डोर इतना नहीं करवा सकते, क्योंकि एक तो हमारा ऑटो जो है वो हर जगह नहीं पहुंचता। हमने कोशिश की है जो जहाँ जहाँ हमारा ऑटो जा सकता है, या बाजारों के जो एरिया है वो किया है, लेकिन गलियों में इतनी संकरी गलियाँ हैं कि वहाँ पर हमारा ठेला भी बड़ी मुश्किल से पहुँचता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है। और जिस तरह आप देखें, परेड ग्राउंड में मेरा एक बड़ा डंपिंग स्टेशन था, उसको हमने ट्रांसफर स्टेशन बनाने की कोशिश की, और वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। कई लोगों को, वहाँ भी लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि
ये ट्रांसफर स्टेशन जो है जहाँ शहर का जितना भी कूड़ा, और मेरा वार्ड जो है क्योंकि वो हार्ट ऑफ द सिटी है, मेरे वार्ड में 3-4 और वार्ड जो हैं, जैसे साथ में 11 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड है, वहाँ का भी कूड़ा जो है वो मेरे ही वार्ड में आता था। तो हमने कोशिश की है कि उसको एक बड़ा अच्छा, जैसे देखिए परेड में पुलिस स्टेशन के सामने ओपन गंद पड़ा हुआ होता था, तो हमने वहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन बनाया। वो 21 लाख रुपए की लागत से वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना और मशीनें उसकी लागत, और जल्दी वो शुरू हो जाएगा। और जैसे ही शुरू हो जाएगा तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 टन हमारे पास कूड़ा आता है तो वो 1 टन रह के हम उसको वहाँ से निकाल देंगे। वो कम्पैक्ट मशीनें हैं, वहाँ पर सकिंग होगी, पानी अलग हो जाएगा, कूड़ा अलग हो जाएगा। तो हम वो भी शहर को एक अच्छा चीज देने जा रहे हैं ताकि शहर की सफाई जो है वो अच्छी तरह हो सके। लेकिन एक बात मैं जरूर आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, हमें साथ देना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो कहता हूँ लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए कि अगर किसी घर से कूड़ा नहीं उठाया गया तो उसी वक्त हमें फोन आना चाहिए था कि फलां सफाई कर्मचारी, उस गली में सफाई कर्मचारी हमारे घर से गार्बेज लेके नहीं गया है, तो ताकि हम तुरंत उसको भेजें। अगर हम ना भेजें तो फिर हम कसूरवार है। लेकिन होता क्या है कि इतना बड़ा इलाका है, सफाई करने के लिए हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, हाजिरी लगाते हैं, अपने अपने फील्ड में चले जाते हैं जो उनको ड्यूटी दी हुई थी। लेकिन क्या होता है कि 9-10 बजे तक वो साफ हो जाता है, उसके बाद फिर लोग कचरा डालना शुरू कर देते हैं। और कचरे से भी ज्यादा जो मैं परेशान हूँ वो है लोगों के मलबे। लोग लाखों रुपया लगाते हैं, अपने घरों को बनाते हैं, अच्छी बात है, बनाए, उनको हक है, हर इंसान को हक है कि अपना अच्छा सुंदर सा घर हो, उसका सपना होता है। लेकिन जब मलबा फेंकने की बारी आती है तो वो बाहर लगा जाते हैं। अभी भी पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारा ओल्ड जो डाकना है पकड़ंगा में, वहां पर किसी ने बड़े मलबे के तोड़े लगाए थे और मैंने वो अपनी गाड़ी में लगा के वो उठा दिया। लेकिन आप देख रहा हूँ कि फिर 24-25 तोड़े किसी ने लगा दिए। ये बड़े अफसोस की बात है क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी है, उनका काम है कूड़ा उठाना, ना कि लोगों के घरों के मलबे उठाना। और लोग इतना मलबा भी अपना बाहर फेंक जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और अब हम क्या कहेंगे इसको। आपने फाइन की बात की, देखो है तो अपना परिवार है, अपने लोग हैं, हम तो उनको अपना जैसे फैमिली होती है फैमिली मानता हूँ। लेकिन होता क्या है कई बार हम फाइन भी करते हैं, लेकिन फाइन में कानूनी प्रक्रिया हमारी ऐसी है, अगर आज हमने किसी को फाइन किया तो वहां पर इतने ढेर लगे हैं फाइन्स के कि पहले तो उनको 6 महीने साल एक तब तक उनके पास नोटिस ही नहीं जाता। और जब उनको तारीख पड़ती है वो जाते हैं तो कोर्ट में जाके हल्का सा चालान होता है उनका 100-150 रुपया 200 रुपया, तो वो छूट जाते हैं। तो लोग भी सोचते हैं क्या है 200 रुपया। अभी आपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जम्मू शहर में हेलमेट नहीं डालते थे लोग, शायद उसमें मैं भी था, मैं भी नहीं डालता था। लेकिन जब से पता चला कि कैमरे में फोटो आती है चलान भरा जाता है, 1,000 रुपया चलान हुआ। जब 1,000 रुपया चलान हुआ तो लोगों ने हेलमेट डालना शुरू कर दिया और उनको स्वभाव में आ गया। अब उनको सबको आदत हो गई है हेलमेट डालने की। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि 1,000 रुपये का फाइन चुभता था सबको। अगर पहले ही लोग होते, इससे उनकी सेफ्टी भी होती तो चलान भी नहीं होता। और अगर आज 1,000 रुपये चलान किया है तो सबका तो नहीं हो रहा ना, जो कानून का पालन नहीं कर रहे उन्हीं को हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी हेलमेट डालो, आपको चलान नहीं होगा। उसी तरह लोग अगर अपने घरों के बाहर कूड़ा ना फेंकेंगे तो कोई चलान भी नहीं होगा उनको, तो हम भी खुश वो भी खुश। जी, आपके कहने का मतलब है जिस तरह से हेलमेट का चालान 1,000 रुपए तक लगाया गया, उसी तरह से कूड़े का भी एक चालान इस तरीके से बनाया जाए, एक फाइन बनाया जाए जिससे लोग अवेयर हो जाए और कूड़ा बाहर फेंकना बंद कर दें। चालान बनाया जाए और चालान करने का जो पावर जो है इंस्टेंट होनी चाहिए। अगर हमारे सफाई कर्मचारी, हमारा सुपरवाइजर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, उसके पास ऑन द स्पॉट रेवेन्यू लेने की होनी चाहिए। क्योंकि जब ये कोर्ट में जाता है जब फिर वो इतना ढीला हो जाता है। एक तो 6 महीने बाद, साल बाद उनकी तारीख आती है और जब तारीख आती है तो वो 150 रुपया देंगे। क्योंकि जुडिशरी में हम तो बोल नहीं सकते, जज साहब हमारे सम्मानी हैं, उनकी बात को भी नहीं काट सकते। और पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या हमारे जहाँ का चलन है कि वो सस्ते में छूट जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हमें क्या परवाह है, 100-200 रुपया दे देंगे 6 महीने के बाद। मतलब लोग इतना वो नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हुकूमत प्यार से चलती है लेकिन कभी कभी डंडा भी चलाना पड़ता है। और जब तक डंडा नहीं चलाए हम लोग सुधरते नहीं है। हम घर में ही अपनी मिसाल ले लें। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों पे सख्ती होनी चाहिए, मैं पहले ही कह दिया कि हमारा परिवार है, परिवार की तरह ही हम सबको देखते हैं। लेकिन जैसे अपने परिवार में अपना बच्चा ही कोई गलती करे तो हम डांट तो हैं उसको।
तो हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ता है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ ऐसी नौबत ना आए, लोग भी हमें कॉपरेट करें। मोहल्ले की हमने बड़ी कोशिश की मोहल्ले की कमेटी भी बनाने की, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं जी लोग सुधरते नहीं है, छोड़ो क्या करना है, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो कहते हैं नहीं जी ये लोग सुधरने वाले नहीं है, आप ही देखो इसको। तो हमें दिक्कतें आती हैं। और अगर लोग हमें साथ देते हैं तो मैं नहीं कहता कि जम्मू हमारा जो है, क्योंकि और जम्मू की सबसे बड़ी बात है, जम्मू को सुंदर और खूबसूरत बनाना इतना जरूरी है। हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है। और पूरे हिंदुस्तान से क्या पूरे विश्व से टूरिस्ट यहाँ पर आता है, जहाँ अमरनाथ यात्रा में आते हैं लोग, जहाँ वैष्णो देवी में आते हैं, जहाँ और भी कई यात्राएं जहाँ पर चलती है लोग आते हैं। और टूरिस्ट जो है वो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। अगर देश में कहीं से भी अगर महाराष्ट्र से आता है, मध्य प्रदेश से आता है, यूपी से आता है, तो वो जो छवि लेके जाएगा वही हमारा जम्मू कश्मीर की तस्वीर सामने आएगी। और अगर अच्छी तस्वीर लेके जाएगा, वो देखेगा कि साफ सुथरा शहर है, जम्मू बड़ा अच्छा है, लोग कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर आने वाले समय में तरक्की करेगा, फल फूलेगा, टूरिस्ट का फ्लो भी ज्यादा बढ़ेगा। जब टूरिस्ट का फुटफॉल जब वहाँ बढ़ेगा तो हमारे लोगों को समृद्धि भी आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी इनकी बातचीत? मेरा जागो जम्मू न्यूज चैनल का यही प्रयास रहता है कि आपको ऐसी हस्तियों से मिलवाऊं और साथ ही साथ उनकी इतनी अच्छी सोच से रूबरू करवाऊं। आप देख ही रहे हैं वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर अनिल मासूम जी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में, और उनका कितनी अच्छी सोच है। अगर इसी तरह की सोच के साथ आप भी चलेंगे तो मुझे लगता है भारत स्वच्छ होने में पीछे कभी नहीं रहेगा। भारत तो स्वच्छ हो ही रहा है, मगर जम्मू जो है वो स्वच्छ नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की जो नाकामी है वो सामने आ रही है। जगह जगह कूड़े का ढेर वो खुद ही लगाते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। सर बात करें अगर प्लास्टिक की, प्लास्टिक पे बैन भी लग गया हुआ है, फिर भी क्यों प्लास्टिक यूज हो रहा है? तो किसकी नाकामी है? फिर वही बात कहूंगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं हमारी कानूनी प्रक्रिया भी ऐसी है। अब देखिए हमने प्लास्टिक को बैन किया, बैन करने के बाद उन्होंने कहा कि 120 माइक्रोन से ज्यादा हो जाए। पहले क्या होता था 50, 40 माइक्रोन, 60 माइक्रोन ऐसा आता था। अब उन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को भी साथ देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि जब बचपन में हम लोग कभी सब्जी लेने जाते थे, कुछ लोग घर से झोला लेके जाते थे और कपड़े का झोला बना हुआ होता था। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी एक बीड़ा उठाया और लोगों को थैले भी बांटे, लोगों से उनको प्लास्टिक छीन के उनसे थैले भी दिए। लेकिन बात वही आ गई कि हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, सरकारें करती हैं अपना काम, लेकिन वो कभी ऐसा ना हो कि फोटो सेशन बन के रह जाए। जमीन पर धरातल पे वो चीजें आनी चाहिए। और कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, समाज में सोसाइटी हमारी बड़ी अवेयर है और लोग सामने भी आए हैं, लेकिन आज फिर भी प्लास्टिक हमारे दिनचर्या में इतना घुस गया है कि हम उससे निजात नहीं पा रहे। और मैं यही कि आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि लोग प्लास्टिक का कम से कम, देखिए अगर हम प्लास्टिक लेना ही बंद कर दें तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं जो किसी ना किसी कोई ना कोई एक्सक्यूज देके निकल जाती हैं, हमें मोल्डो दे दो, हम ये वाला नहीं चेंज करेंगे दूसरा चेंज करेंगे। अगर लोग इसको अवॉइड ही कर देंगे तो नेचुरली जब कंजप्शन नहीं होगी तो वो भी बनाना बंद कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करें। आज भी हमने हजारों क्विंटल जो है माल पकड़ते हैं। अभी पिछले दिनों भी जीएमसी ने एक बहुत बड़ी खेप जहां से पकड़ी थी, लखनपुर में भी पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर भी जो वो कहते हैं ना, जो दूसरे लोग होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाल देते हैं। लेकिन अभी एक तो तरीका ये होता है कि जहां भी प्लास्टिक दिखाई दे वहीं पे उसको दबोच लिया जाए, पकड़ लिया जाए। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि हमें हरासमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को नहीं पकड़ रहे। जब फैक्ट्रियों की बात आती है तो फैक्ट्री कहती है हम तो अपना जितना हमें गवर्नमेंट ने मापदंड दिया है हम उसी हिसाब से बना रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक जो जितना बन सकता है बना रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चोरी हमारे ही समाज के लोग करते हैं ना। देखिए ये कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल फैक्ट्री तो है नहीं जो बना रही, बना हम ही लोग रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी पकड़ते भी हैं, कहीं लूपहोल भी रह जाते होंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं। हमारे ऑफिशियल भी करते रहते हैं, हमारे कर्मचारी भी करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल वाले भी काम कर रहे हैं, हमारे जीएमसी के भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही समाज से कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा मुनाफा कमाने के लिए हमारे समाज में जो गंदगी ला रहे हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर समाज भी अगर उठ खड़ा हो तो ये लोग जो है वो अपने आप ही मर जाए, क्योंकि कोई भी समाज में बुराई अगर खत्म करनी है तो समाज को तो उठना पड़ेगा। आज हम टेररिज्म के पीछे पड़े हैं तो टेररिज्म ऐसे नहीं खड़ा होता। अगर श्रीनगर में आज कंट्रोल है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अगर खत्म हुई, वहां पर इतना ज्यादा पहले होता था, लेकिन वो इसलिए हुआ कि लोग खड़े हो गए, लोगों ने पुलिस का साथ दिया
तो पुलिस ने उनको दबोचा और पकड़ लिया। अगर लोग ही उनको साथ देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह समाज को भी उठना पड़ेगा, समाज इनसे लेना ही बंद कर दे, उसके दूसरे अल्टरनेटिव जैसे जूट का माल इस्तेमाल करें, कपड़े का माल इस्तेमाल करें, और भी कई चीजें आई हैं आजकल, इतना मॉडिफाई के साइंटिफिकली भी इतना सब्स्टिट्यूट आए हैं, अगर वो हम इस्तेमाल करें तो इस बुराई को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दृढ़ शक्ति। आज प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करते हैं तो पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, पूरा देश उनको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक रोल मॉडल है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं थाली बजानी तो पूरा देश थाली बजाता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम रात को दीवा जगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अपने आप को जागरूक करेंगे, तो पूरा देश उनके पीछे चलता है। इसी तरह हमारी लीडरशिप को भी, हमें भी, जो समाज के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको भी एक रोल मॉडल पर पेश करना चाहिए, ताकि समाज से ये बुराई जो है खत्म हो जाए। और जब तक हम लोग नहीं सामने आएंगे, लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, ये बुराई तो खत्म होगी नहीं। सर, बात करें अगर म्युनिसिपल इलेक्शन की तो बड़े जोर शोर से तैयारी हो रही थी, मगर अब कहीं ना कहीं ये चीजें सारी ठप दिख रही हैं। इसका क्या रीजन है? और अगर बात करें लोगों की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इतने काम करवाए हैं, मगर देखने में आ रहा है कि वोट जो है वो बीजेपी को नहीं जा रहे। लद्दाख में इस वक्त एनसी, कांग्रेस, उनको वोट मिल रहे हैं, मगर बीजेपी के वोट देखे सबसे डाउन। ऐसा क्यों? क्या लगता है लोगों को? क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई काम नहीं करवाए? नहीं, काम उन्होंने इतने करवाए हैं कि अगर हम बताते रहे तो गिनने की बारी है तो बता ही नहीं सकते, किताबें लिख जाए, पूरा दिन लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ, अगर लद्दाख में, नहीं ऐसी बात नहीं, लद्दाख में हमें वोट आया, काफी वोट शेयर बढ़ा, लेकिन कहते ना जब सभी अली बाबा 40 चोर वाला मसला है। प्रधानमंत्री जी अली बाबा हैं और पीछे 40 चोर उनके पीछे पड़े हुए हैं। और करगिल में वैसे भी हमारा वोट शेयर पहले बहुत कम था। करगिल में बीजेपी का इतना तो था नहीं, इक्का दुक्का कभी कोई जीत जाता था, वो भी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से जीत जाता था। लेकिन अब हमने कोशिश किया, वहां पर हमने संगठन अपना खड़ा किया है और काफी काम भी किया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वहां भी अभी ये तो करगिल का आपने देखा, जब लद्दाख की बारी आएगी, लेह की बारी आएगी, आप देखेंगे हमें काफी उसका फायदा मिलेगा। और एक बात आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पता नहीं ये क्या वजह, अली बाबा 40 चोर वाली मैंने मिसाल दी, अगर आप खुद भी अगर लद्दाख में जाएं तो आज से 10 साल पुराना लेह लद्दाख और आज का लद्दाख देखें तो आपको विजुअली वो दिखाई देगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितना टूरिस्ट फुटफॉल वहां पर बढ़ा हुआ है, लोगों को कितनी सुविधाएं मिली हुई हैं। लेकिन कहते हैं कि वो चंद लोगों का प्रोपेगेंडा जो है, जहाँ तो हमारे में भी कमजोरी होगी कि हम सही तरह से अपना पक्ष रख नहीं पाए, जहाँ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर देश को उठा रहे हैं ना, तो हमारी दिनचर्या में भी वो चेंज ला रहे हैं। क्योंकि पहले हमें आदत पड़ी हुई थी, हमारे 370 जहाँ पर लागू था, 370 का नजायज फायदा उठाते हुए जितनी भी सरकारें रही वो सेंटर को लूटती रही, पैसा लेती रही। कभी देखा सेंटर थोड़ा ढीला हुआ तो पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर दिए, फिर सेंटर कहता था इनको चुप कराओ, इनके सेंटीमेंट थोड़े से ठंडे करो। लेकिन ये चीज कितनी देर चलेगी? अगर यही मुफ्त से ही सब कुछ चलता रहेगा तो आने वाले समय में हमारा देश भी श्रीलंका या पाकिस्तान की डगर पे आएगा। और अगर कोविड में इतना 140 करोड़ का देश है, और कोविड में देखा कि बड़ी बड़ी जो इकोनॉमी पावर है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन एकमात्र भारत वर्ष ऐसा देश है जिसने खुद को भी स्टैंड किया, उस कोविड की निजात पाई और दूसरे देशों को भी मदद की। हमने फ्री वैक्सीनेशन दी, लोगों को हर तरह की मदद दूसरे देशों को भी दी, तभी तो आज पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है। कोई बड़ी बात होती है तो वो भारत का मार्गदर्शन देखते हैं, भारत की ओर देखते हैं। ऐसी बात नहीं। डेवलपमेंट के अगर मैं बताना चाहूँ ना, इतनी चीजें पता नहीं हम लोगों को समझा नहीं पा रही। सर, अगर इलेक्शन होते हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हमारे पास एक ही मुद्दा है डेवलपमेंट का। मैं आपको 3, 4, 5 बातें बता देता हूँ। पहले जहाँ पर एम्स नहीं था तो हम कहाँ जाते थे? हम चंडीगढ़ पीजीआई जाते थे, दिल्ली एम्स में जाते थे। आज 2 एम्स हमारे जहाँ है, दिसंबर में हमारा विजयपुर वाला शुरू हो जाएगा। ये कोई छोटी बात है। और एक एम्स के कारण लोगों को मेडिकल सुविधा तो मिलेगी, लेकिन उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ कितनी खुशहाली होगी, कितनी लोग आएंगे, कितना वहाँ का फ्लो बढ़ेगा, कितना बिजनेस बढ़ेगा। आज हमने 8 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाए, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? सर, एक छोटा सा सवाल बीच में टोकना चाहूंगी आपको। जिस तरह से आप बात करें एम्स की, आयुष्मान कार्ड है,
5 लाख का बीमा भी दिया गया, मगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी आर्टरीज ब्लॉक है और डॉक्टर का ये कह देना है कि उनकी टांगे काट देंगे और उनका इलाज यहाँ जम्मू में नहीं होगा, उनको बाहर दिल्ली में जाना पड़ेगा एम्स में। मगर आयुष्मान के लिए भी कहा जाता है पहले 2 लाख जमा करवाओ, उसके बाद आयुष्मान कार्ड चलेगा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। 2 लाख क्यों जमा करवाना? देखिए, अगर 5 लाख तक तो माफ है पहले। अगर किसी ने ऑपरेशन कराना है तो उसका 7 लाख 8 लाख खर्चा होगा। उसकी एवज में वो कह सकते हैं कि अगर जो उसका सरप्लस है, जो ऊपर वाला जो पैसा है वो जमा करवाए। लेकिन ऐसा, उसके लिए भी हमारी ग्रीवेंसेस बनी है मेडिकल कॉलेज में, आयुष मंत्रालय जो बना है, आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं और इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और देखो, मैं कहता हूँ समाज ही हमारा जो है ना सबसे बड़ी जड़ है। तो मेरे सामने एक फैमिली थी, रिसेंटली मैंने उनकी स्टोरी की थी, तो उनका यही कहना है कि हम गरीब हैं, हम कर नहीं सकते, ना ही हमारे बच्चे ज्यादा कमाते हैं क्योंकि वो किसी की दुकान पे नौकरी करते हैं। तो उस परिवार को ये कहा जाता है रिटर्न में कि 6 बॉटल आप पहले ब्लड दो और साथ ही 2 लाख जो है सबमिट करवाओ, उसके बाद इलाज स्टार्ट होगा। तो ऐसे गरीब परिवारों के लिए क्या करना चाहिए और किन की तरफ से हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, अगर ऐसा कभी होता है तो उसके लिए हमारा ग्रीवेंसेस सेल है, आपको उनको वहां पर कंप्लेन करनी चाहिए। अगर नहीं है तो किसी से सलाह लेके ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और जो बात आप कह रहे हैं, आपने मेरे नोटिस में अभी लाई है, हालांकि मेरे डोमेन में ये चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पहली बार ऐसी बात सुन रहा हूँ कि मुझे भी बड़ी आश्चर्य हो रहा है। लेकिन हमारे ही समाज के, अभी देखो पिछले दिनों एक स्कैंडल भी आया था जिसमें लोगों ने आयुष्मान का भी मिसयूज किया। और किया कि इन्होंने ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने, जो नर्सिंग होम है, उन्होंने किया। लेकिन समाज के उसकी तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, उनको पकड़ भी रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारे समाज इतना कई बार इतना गिर जाता है। कुछ लोग तो वो तो जैसे शरीर के अंग भी उसकी भी स्मगलिंग करते हैं, उसके लिए भी मतलब थोड़े से फायदे के लिए। अगर किसी का ऑपरेशन होता है तो जबरदस्ती सर्जरी कर देते हैं अपना पैसा बनाने के लिए। ये चीजें हमारे समाज में घुसती हैं, धीरे धीरे वो भी खत्म करेंगे, समाज को जागृत भी करें और लोगों को भी जागृत होना चाहिए। कहीं ऐसा चीज होती है उसी वक्त उसको कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस में लाना चाहिए। अगर फिर एक्शन ना हो, आज देखिए एलजी साहब ने ग्रीवेंसेस सेल अपना बनाया हुआ है, कोई इवन के हम लोग काम करते हैं दिन रात, हमें भी कई बार चिट्ठी आ जाती है कि फलां गली में फलां प्रॉब्लम है, और उसी वक्त एक्शन होता है डीसी ऑफिस से। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरा एक दीवाना मंदिर की लेन है, वहां पर हमने सैंक्शन करवाई हुई थी, ब्लैक टैपिंग सैंक्शन करवाई हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन दिनों सर्दियां चल रही थी, बरसात के दिन चल रहे थे, तो बरसात में ब्लैक टैपिंग होती नहीं, लेकिन किसी ने ग्रीवेंसेस में डाल दिया। मुझे डीसी ऑफिस से फोन आ गया कि ये बात है, तो आप क्या कर रहे हो, ये गली की क्यों नहीं हो रही। उसी वक्त हमने रिटर्न में वापस लिख के दिया, ये काम जो है इलाटेड है, कितने का अलॉटमेंट हुआ है, पीडब्ल्यूडी इसकी एजेंसी है, फलां फलां इसका ठेकेदार है, फलां इसका एडब्ल्यू है, आप कहो तो उनसे बात कर सकते हो। फिर उन्होंने वेरीफाई भी किया, बात भी की और चीज रेक्टिफाई हो गई। मतलब अगर लोग अवेयरनेस है, मैं ये नहीं कहता हूँ ग्रीवेंसेस में क्यों डाला, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो डिपार्टमेंट बनाया तो उसमें जाना चाहिए, और जाना चाहिए और कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले, कई बार क्या होता है, कहीं कोई ऐसी चीज दिखती है, कोई तोड़ फोड़ दिखती है। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली बता देता हूँ कि मेरी अगर बार में मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अगर खिलौने वाली गली में जाओगे तो वो सारी टूटी हुई है, टूटी है, वो तो सर ऑलवेज ही टूटी रहती है। और उसका मैं बताता हूँ ना, एक मीडिया वाला जाता है वहां वो खबर लगाता है, मेरे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो खबर लगाता है। लेकिन अच्छी जो मीडिया की जो रियल जर्नलिज्म है ना, जो वो ये है कि दूसरे का वर्जन भी लो। एक साइडेड वर्जन लोगे तो वो उसको मैं जर्नलिज्म नहीं मानता। मैं बताता हूँ कि अगर खिलौने वाली गली क्यों टूटी है, वहां क्या हुआ था कि वहां सीवरेज की प्रॉब्लम थी। सीवरेज जो है, जो मेन लेटरिन पाइप थी वो डिरेल हो गई थी, उसका ओवरफॉल नहीं जा रहा था, बार बार वो ओवरफ्लो हो रहे थे। हमने पूरा सीवरेज चेंज करवाया, सीवरेज चेंज कराया, गली टूटी। फिर उसके बाद लोगों की वहां की डिमांड थी कि हमें गंदा पानी आया, क्योंकि पुराने शहर में आपको पता 50 साल पुरानी पाइपें लगी हुई हैं। हमने वहां पाइपें चेंज करवाई और 11 लाख रुपए की मैंने वहां पर पाइपें, एक प्रोजेक्ट लाया, उसमें 11 लाख की पाइप डलवाई। अब जब वो पाइप डाली पीएचई वालों ने तो फिर गली टूटी। अब देखो, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैंने अपना दायित्व पूरा निभाते हुए, मुझे पता चला गली टूटनी है और मैंने टूटने से पहले ही उस गली का एस्टिमेट बना लिया, उसको पास भी करवा लिया और ठेकेदार को अलॉटमेंट भी उसकी होगी। वो गली पैसा तो मेरे पास पड़ा है, अवेलेबल फंड पड़ा है, हमने वो गली बनाई। लोग कहने लगे कि हम गिर रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन मैं गली कैसे बनाता? अगर गली मैं बना दूं, पैसा किसका?
लोगों का पैसा है, मेरा तो है नहीं, सबका पैसा है जो टैक्स पेयर है। गली बनाता तो फिर जब पाइप डाली तो पाइप को कनेक्शन भी तो लोगों को घरों में देने हैं। अब लोग घरों के कनेक्शन नहीं ले रहे, कुछ लोग आगे आ रहे हैं। पिछले दिनों में घर घर गया, मैंने सोशल मीडिया पे भी अपील की कि आप कनेक्शन लीजिए, जिन्होंने कनेक्शन ले लिया वो रेगुलराइज कराएं, जिनके ऑलरेडी कनेक्शन हुए हैं जो किराया देते हैं वो अपनी रसीद बताएं, वो आपके कनेक्शन लीजिए। अब लोग थोड़ा से आगे आए हैं, लोगों को अवेयर किया है, और मुझे लगता है 2-3 दिन में जब पूरे कनेक्शन हो जाएंगे हम गली साफ सुथरी बनाएंगे, और मुझे लगता है अगर साफ सुथरी गली बन जाएगी उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 2-4 साल अच्छी गली निकल जाएगी। मुझे भी पता है लोगों की समस्या में, लेकिन लोग भी तो मेरा साथ देना चाहिए। सर, वक्त की कमी होने की वजह से एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो इलेक्शन बिल्कुल ना है, क्यों नहीं हो रहे सर, क्या रीजन है? नहीं, इलेक्शन होंगे जहां पर, पता नहीं अब इलेक्शन कमीशन का जो काम है, मेरा तो है, मेरे डोमेन में भी बात आती नहीं, लेकिन अपनी तरफ से अगर मेरी राय पूछेंगे तो इलेक्शन होनी चाहिए। हमने लोगों में काम किया है, मोदी जी ने भी पैसे की भी कोई कमी नहीं छोड़ी, डेवलपमेंट भी की है जी। छोटी छोटी बातें हो सकता है लोगों को लगता होगा कि मीटर के कारण जो, ऐसे नहीं है, सेंटर ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट की इलेक्शन आ रही है वो भी करेंगे, अगर हम बाहर करवा सकते हैं तो जहां करवाने में क्या दिक्कत है, जहां भी करवाएंगे। और मैं चाहता हूँ होनी चाहिए, जो मैं आपके माध्यम से कहूंगा, पर्टिकुलर जो हमारी जम्मू कॉर्पोरेशन है इसकी इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अब हम 73-74 अमेंडमेंट हमारी हुई है और 1500 करोड़ रुपया जो है हमारा पड़ा हुआ है सेंटर के पास, और उसका वो मैंडेटरी है कि उसकी एक ही शर्त है कि इलेक्शन प्रोसेस करवाओ। कोई भी इलेक्टेड आएगी, कमेटी आएगी, कॉर्पोरेशन आएगी या सरकार आएगी तो जो पैसा रिलीज होगा। तो मैं चाहता हूँ 1500 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, ह्यूज अमाउंट होती है, इतने फंड से हम बहुत बड़े डेवलपमेंट के कार्य कर सकते हैं। और नहीं हो सकता गवर्नमेंट की कोई अपनी कंपनी का हो, अगर वो अब नहीं करवाएंगे तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये तो इलेक्शन होगी, और मुझे लगता है कि अच्छी होगी और लोग हमें साथ देंगे। ठीक है, लोग, मैं बताऊँ, लोग हमारा परिवार है, फैमिली है। कोई दिक्कतें भी, जैसे अभी हमने स्मार्ट मीटर लगाए, उसकी दिक्कत होगी उनको थोड़ा, अब वो भी हम समझा रहे हैं उनको, क्योंकि फ्री में तो कुछ भी नहीं आता। देखिए लोगों तो जो गरीब लोग हैं उनके जो बिल है वो कहीं सुनने में आ रहा है कि माफ कर दिए गए हैं, मगर क्या सभी के माफ होंगे? ये सिर्फ पर्टिकुलर गरीब लोग, और गरीब लोग कहाँ तक के, कौन सी मतलब लाइन के जैसे कहते हैं किसी के घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, कई बोलते हैं नहीं हमारा थोड़ा सा दाल फुल्का चल रहा है, तो किस में हिसाब से ये जो होंगे बिल? देखिए पिछले दिनों हमने जब लोगों को परेशान आई, हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है कौन बीपीएल है कौन नहीं है, तो हमने वहां पर कैंप लगाया, तहसीलदार साहब खुद बैठे, वहां पटवारी रिपोर्ट डालता है, हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो ठीक है, जो गरीब, लेकिन कम से कम जो सक्षम लोग हैं जो दे सकते हैं कम से कम वो तो दें। तो देखो इतना 7.5 रुपए की यूनिट जो है हम 3 रुपए कुछ पैसे की दे रहे हैं, लोगों को उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ समाज का कुछ हिस्सा 10-20-30% लोग तो आगे आए, ताकि समझो चलो उन्हीं के बहाने दूसरों को भी पानी लग जाएगा, गरीब लोगों को भी हम मदद कर सके। जब लोगों ने ठान ही लिया कि नहीं देना, या इसको मिसकंसेप्शन या अपोजिशन वाले जो उसको दूसरे रंग में दिखाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर डेवलपमेंट हो रही है आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी तो आएंगे। बाहर भी अगर देखो पूरे दूसरी स्टेट में भी होता है, बाहर की कंट्री में भी होता है, वहां भी ऐसे सिस्टम चलता है, तो तभी देश चलते हैं। और बड़े बड़े देश मैंने देखे, यूरोपियन कंट्री ऐसी देखी, वो तो सिर्फ टैक्स पे ही चलते हैं, उनके पास अपना सोर्स ही कोई नहीं है, लेकिन टैक्स पे ही वो इतना और इतने अच्छे चल रहे हैं कि विश्व के मैप पे वो अच्छी जगह, वो अच्छी पोजीशन पे है। क्या है उनका इतने सोर्स नहीं, हमारे पास तो सोर्सेज का भंडार है, उनके पास तो सोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो चले, क्योंकि वो ईमानदारी से टैक्स भी देते हैं और जो जो उनको लाइबिलिटी होती है वो निभाते हैं, और गवर्नमेंट उसी से चलती है, और अच्छा वो लोगों को फायदा भी देते हैं। इसीलिए लोगों को भी आगे आना चाहिए और घबराना चाहिए। और ये जो स्मार्ट मीटर का है, बड़े बिल फिर कोई नहीं आया, ये सिर्फ लोगों को हम थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है। आजकल तो ऐप आया, ऐप में 1-1 घंटे के बाद वो आ जाती है, 24 घंटे के बाद वो चढ़ा देते हैं कि आपने कितनी यूनिट कंज्यूम की कितनी नहीं की, ऐसी बात नहीं है। और अभी देखो पिछले दिनों मेरा अपना घर का बिल जो है वो 2061 रुपया है, वो 2000 तो एक जेन्युइन बिल है, इतने तो हम कंज्यूम भी करते हैं। अब पिछले वाले बहुत सी फंडे तो चलेंगे नहीं कि लैंडमैन को आए 500 रुपया दे दिया, पीछे कर दिया मीटर, तो अल्टीमेटली अब कंप्यूटराइज जमाना, सारा कंप्यूटराइज ड्यूटी चल रही है, पीछे तो वही जो आपने कंज्यूम किया है वही आएगा। अब अगर किसी कर्मचारी को आप देते हो तो वो भी आपकी गलती है, आज नहीं तो कल कान पकड़े जाएंगे, 2 महीने बच जाएंगे, 3 महीने 6 महीने निकाल देंगे, अल्टीमेटली वो आपे बोल, और यही चीजें हुई हैं।
लोगों को, लोग कहते हैं कि मेरा 20,000 बिल आया, लेकिन ये नहीं बताते कि पिछले 4 महीने का आया। ये बात नहीं करते, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हवा बना देते हैं जी मेरा 20,000 आया, लेकिन जब हमने फिजिकली वेरिफिकेशन की तो उनके 4-4, 5-5 महीने के पिछले बिल भी थे। यही बात है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, वार्ड नंबर 10 के कॉर्पोरेटर अनिल मासूम जी मेरे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में, और बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने बातें जो हैं वो आपके साथ साझा की हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये बताना चाहूंगी कि अनिल मासूम जी कॉर्पोरेटर के साथ साथ सनातन धर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं, और हाल ही में कल मैंने आपको दिखाया था रामलीला मंच पर भी इनका रोल बहुत ही अच्छा है, और इन्होंने वहां पर भी फैसिलिटीज जो है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाई हैं। सर, अंत में क्या एक मैसेज देंगे छोटा सा सनातन धर्म को लेकर, क्योंकि आप उसको भी बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। मैं सनातन धर्म नाटक सभा समाज का प्रधान होने के नाते हम प्रयास रहते हैं, मतलब पिछला इतिहास है हमारा 100 साल का रामलीला का, और आज के जमाने में पहले तो क्या होता था, गली गली में रामलीला होती थी, आजकल तो ये चलन ही खत्म हो गया, लेकिन हमने इसको संजो के रखा है। ये पुरानी धरोहर है हमारी, और यही हमारे ग्रंथ हैं जो हमारा रोड मॉडल पेश करते हैं, जिनके दिखाए हुए रास्ते प्रभु राम के रास्ते पे जो गीता हमें सिखाती है, उसी रास्ते पे हमारा सनातन धर्म चलता है। तो मैं आपके माध्यम से यही लोगों को अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, परिवार के साथ आए, और अपने बच्चों को भी इस ओर रुझान रखें, क्योंकि आज का बच्चा जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो कभी ना कहीं हमारे इस आध्यात्मिक जो मैथोलॉजी है इससे कभी दूर हो गया। तो मैं चाहता हूँ वो ज्यादा से ज्यादा आगे आए, ताकि उनमें भी वही संस्कार आए जो पहले हम देखते थे प्रभु राम के समय में, राम राज्य के समय में जो संस्कार होते थे लोगों को, लोग अपने माता पिता का आदर करते थे, अपने भाई बंधु का आदर करते थे, इकट्ठे परिवार, संयुक्त परिवार मिलकर रहते थे, ताकि बच्चे भी अगर ये चीजें देखें उनमें भी ये ज्ञान आगे बढ़े, ताकि उनमें अच्छे संस्कार पैदा हो। बड़ा शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बातें आपने ज्ञान की बताई हमारे दर्शकों को। तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने चैनल के माध्यम से एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगी, वो ये है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दे, और संस्कार उस वक्त दे जिस टाइम बच्चा ग्रोइंग स्टेज पर है, क्योंकि जिस टाइम बच्चा बड़ा हो जाता है उस वक्त तक संस्कार ऐसे आ जाते हैं कि गली गली में आज देख रहे हैं आप, चिट्टा है, नशे इतने बढ़ते जा रहे हैं, कोई ड्रिंक्स में है, कोई चिट्टे में है, कोई किसी चीज में है, लड़ाइयों में बच्चे हाथ डाल रहे हैं, बच्चों को वैसे संस्कार नहीं मिले। तो जिस टाइम ग्रोइंग स्टेज पे हैं बच्चे, उस टाइम संस्कार दें, और ज्यादा से ज्यादा रामायण दिखाएं, सनातन धर्म के साथ जोड़ें, चाहे बच्चे और आने वाली जनरेशन जो है वो इसके साथ जुड़ के हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम, ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और हमारे सर के लिए भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, हमारे पूरे जम्मू के लोगों के साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में जो है वो नाम रोशन किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार, आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।